दोस्तों, दारू के नशे में टल्ली होकर एक गार्ड अपनी मालकिन के बेड पर सो गया। उसके बाद मालकिन ने हाथ घुमाकर देखा तो फिर ऐसा कुछ कांड हुआ, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राजस्थान के भीलवाड़ा में एक गांव के अंदर रानी नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम रमेश होता है, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है, जो कि सरकारी जॉब के सिलसिले से बाहर रहा करता था शहर में। और दोस्तों, अब क्या होता है, रानी की जैसे ही शादी हो जाती है तो दुल्हन बनकर वह अपने पति के घर पर आती है। उसका पति जो रमेश होता है वह अनाथ था। उसके ना तो कोई माता होती है, ना कोई उसका पिता होता है, कोई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर प्रॉपर्टी थी, उसका बहुत बड़ा घर था। तो उस घर के अंदर जो रमेश होता है वह अपनी पत्नी रानी को ब्याह कर लेकर आता है और उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद उसे ड्यूटी पर जाना पड़ता है। तो अपनी पत्नी को वहां गांव में ही छोड़ करके ड्यूटी पर चला जाया करता था। अब उसको ड्यूटी के सिलसिले से बाहर रहना पड़ता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली होती है। तो इस बात की भी चिंता बहुत ज्यादा होती है कि मेरी पत्नी घर पर अकेले है, ना ननद है, ना पापा है, ना मम्मी है, कोई भी नहीं है। अब उसकी चिंता करता है और कहता है कि इसको भी मैं शहर क्यों नहीं ले आया हूं। तो शहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसका इंतजाम नहीं कर पा रहा था। तो वह सोचता है कि अब की साल अपनी पत्नी को गांव में ही रहने देता हूं और अगले साल उसको मैं शहर ले आऊंगा अपने पास, जब तक इंतजाम हो जाएगा पैसों का। दोस्तों, अपनी पत्नी से बातें करता है कि तू अकेली रहती है। तो उसकी पत्नी रानी कहती है कि मैं अकेली कहाँ रहती हूँ, मेरी चाची ताई रहती हैं, आस पड़ोस की औरतें हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी उसके पति को उसकी चिंता सताने लगती है। अब उसका पति जो होता है रमेश, वह कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास एक गार्ड छोड़ दूं, जो गार्ड तुम्हारे पास रहेगा और घर की देखभाल भी करेगा, काम धंधा भी करवा दिया करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा घर है। तो उसकी पत्नी कहती है, जो रानी होती है, गार्ड की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। लेकिन उसके पति को उसकी सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता थी, तो वह एक गार्ड को नियुक्त कर देता है। उस गार्ड का नाम होता है विनोद। तो वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है और विनोद भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उसके बाद क्या होता है, जो रमेश होता है वह निर्भय होकर, निर्भीक होकर अपनी जॉब पर लग जाता है। अब घर पर जो गार्ड होता है वह रहा करता था और रानी रहा करती थी। रानी भी बहुत सीधी सादी औरत थी और गार्ड भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। रानी जो भी खाना बनाती थी वो ऐसे ही गार्ड के लिए बना देती थी, यानी कोई भी भेदभाव नहीं किया करती थी। और गार्ड की परिवार की हालत बहुत कमजोर थी, रानी को यह पता था। तो रानी गार्ड से कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर की पूरी पेमेंट, यानी कि पूरे 10,000 घर पर भेज दिया करो, क्योंकि घर पर तुम्हारे बाल बच्चे हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पैसे की तंगी है और तुम्हारा जो खर्चा होगा, कपड़े होंगे, चप्पल होंगे, जो भी होगा वैसा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, गार्ड उसको बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है और इसी तरह से रानी अब उसको खर्चा पानी दे दिया करती थी। बाकी उसके पैसे को सीधा उसके गांव भिजवा दिया करती थी। उसके बीवी बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजर रहा होता है और गार्ड बहुत ही धन्यवाद करता है। एक तरह से रानी और जो रमेश होता है उनके बीच में अच्छी खासी लगाव हो गई थी, अच्छी खासी कॉम्बिनेशन हो गई थी, क्योंकि सभी लोग अच्छे थे, सच्चे से। अब क्या होता है, एक दिन गार्ड को शराब पीने का मन होता है, तो रानी से वह कुछ पैसे ले जाता है और रानी भी उसको दे देती है और कहती है जल्दी आना, कहीं घूमने मत जाना। और जो गार्ड होता है, जिसका नाम विनोद होता है, शराब पीकर आता है। शराब उसकी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा शराब पीने के कारण उसे होश नहीं रहता है और घर की तरफ जब लौट कर आ रहा होता है तो इधर उधर उसके पैर पड़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि घूमता हुआ वह घर की तरफ आ रहा होता है। रात को करीबन 11 बजे का टाइम हो गया होता है। वह घर के अंदर घुसता है और वह एक कमरे के अंदर घुस जाता है, जहां पर उसकी मालकिन, जिसका नाम रानी होता है, वह अपने बेड पर सोई हुई थी।
और उसके कमरे में जाकर उसके बेड पर उसके ऊपर गिर जाता है। और फिर रानी वहां से उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड नशे में होता है, उसके हाथ पैर पकड़ लेता है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ करके उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और रात भर उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है, रेप करता है। वह उससे छूटना चाहती थी, लेकिन गार्ड शरीर से तंदुरुस्त था, वह उसको जाने नहीं देता है। अब रात गुजर जाती है असमंजस में, और इसी हाथापाई में जब सुबह होती है तो गार्ड की जब आंखें खुल जाती हैं तो उसकी जो मालकिन होती है, जिसका नाम रानी होता है, कोने में नग्न अवस्था में बैठी हुई थी और रो रही होती हैं। गार्ड की जब आंखें खुलती हैं तो वह एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने तन पर देखता है, उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब वह अपनी मालकिन के पैरों में पड़ने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं कब हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद रानी थोड़ा सा संभलती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं हो, शराब की वजह से ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन दोस्तों जो गार्ड होता है वह कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है और वह अपने आप को शर्मज़्यादा महसूस करने लगता है। वह अपने आप को कोसता रहता है, मैंने यह क्या कर दिया। तो वह बिना रानी के बताए वह फोन कर देता है पुलिस को, और पुलिस आती है और फिर पुलिस सारी घटना पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो वह गार्ड खुद ही बताता है कि मैंने अपनी मालकिन के साथ ऐसा कर दिया दारू के नशे में, और मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। जो मालकिन मेरे लिए इतना कर रही थी, मैंने उनके साथ इतनी गंदी हरकत कर दी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन गंदी हरकत तो गंदी हरकत होती है, मुझे ले चलिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। देवी समान भाभी के साथ मैंने ऐसा कर डाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात देखिए, वह जो भाभी होती हैं जिनका नाम रानी, वह फिर भी पुलिस वालों से और उस गार्ड से कह रही होती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम इसको छोड़ दो, और इसने कुछ नहीं किया है। लेकिन जो गार्ड होता है वह जोर जोर से चीख चीख कर पुलिस के सामने रो रहा होता है कि मुझे ले चलो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैंने बहुत बुरा पाप किया है। पुलिस वाले उसको ले जाते हैं, थाने में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है उसके कहने पर ही। और फिर क्या होता है, जो रानी होती है उसका पति भी आता है घर पर। रानी अपने पति को सारी घटना बताती है। उसका पति भी सीधा साधा स्वभाव का व्यक्ति था। और फिर उस गार्ड के जो घर वाले होते हैं उसके जो, लेकिन बच्चे और पत्नी जो भी होते हैं उनके घर पर वह लोग पैसा भेजते थे, अभी भी उनके घर पर वह लोग पैसा भेजते हैं। गार्ड से मिलने के लिए भी रानी और उसका पति जाता है और बहुत ही पश्चाताप के मारे गार्ड की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ना तो गार्ड बुरा था और ना ही रानी बुरी थी, यहाँ पर समय खराब था, समय बुरा था। दूसरी बात, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि समाज के माथे पर जो यह शराब है यह कलंक है, यानी कि कोई भी नशा हो वह समाज के माथे पर कलंक पाना चाहता है। तो यहाँ पर शराब की वजह से यह एक कलंक लगा और ये सच में बात साबित हुई। और कोई भी नशा समाज के माथे पर कलंक होते हैं। इन दोनों पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र था। रानी और विनोद घर पर एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट करते हैं और गार्ड के बीच में जब शराब की वजह से ऐसा हो गया, यहाँ पर अगर गार्ड शराब नहीं पीता तो इस बात को करने की भी सोच नहीं सकता था। गार्ड को सजा मिलेगी, बिल्कुल उसने गलत किया है। लेकिन यहाँ पर जो रानी है और उसका जो पति है उसकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी नाजुक हैं। वह भी उसकी तरफ से थोड़ा सा तरस खा रहे हैं गार्ड की ओर, उसके परिवार के लिए पैसे भी भेजते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शराब का दोष इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज के अंदर से अगर यह जो नशा है शराब का, किसी भी चीज का, अगर यह खत्म हो जाए तो हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो नशे की जड़ है वह बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, हमारे युवाओं को डिबोती जा रही है और एक मौत का कुआं बनाया हुआ है। यहाँ पर जो युवा लोग रहते हैं वह पहले नशा करते हैं और जब नशा के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वह चोरियां करते हैं, लोगों के मोबाइल वगैरह, बाइक वगैरह चुरा करके उनको सस्ते दामे में बेच दिया करते हैं, अपने नशे को पूरा करते हैं। तो दोस्तों यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।